ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने हमारे फाइनेंशियल डिसीजन, मैंने आपको बताया था 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं आपके। एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड थर्ड आपका डिविडेंड डिसीजन। क्यों एक सेकेंड, ठीक है। ठीक है, तो अब तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ये पेंडिंग है। आज की वीडियो का हमारा टारगेट है डिविडेंड डिसीजन को डिस्कस करना। डिविडेंड का मतलब क्या है बेसिकली, कि अब हमने क्या किया, हमने एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे वो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में देख लिया। अब जहाँ से फाइनेंसिंग डिसीजन में जहाँ से पैसा लाए हैं, अब उनको डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा। आपने कुछ अर्निंग की है, तो अब इस पूरी की पूरी यूनिट में हम बात करते हैं कि क्या हमको डिविडेंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका हमारे शेयर प्राइस पे, अगर देंगे तो बेटर है, नहीं देंगे तो बेटर है। इससे रिलेटेड हम सारी थ्योरीज करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती क्या है, बेसिकली इट्स कंसर्न विद द deciding whether to pay the dividend in cash or increase the valuation of share. So basically क्या इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर हम आज अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दें तो हमारे लिए बेटर है, या हम उसको अपने ही बिजनेस में फ्यूचर के लिए ग्रो कर दें और हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में लगाया, फ्यूचर में शेयर प्राइस इंक्रीज करके भी तो उन्हीं के पास जाएगा। तो ये इस तरीके की आइडियोलॉजीज हैं जो हमेशा फर्म फेस करती है कि हमको आज पे करना चाहिए तो हमारे लिए वैल्यूएशन ऑफ फर्म के लिए बेटर रहेगा, कि हम इन फ्यूचर में उसको लेके चले। तो इसी डिविडेंड डिसीजन के रिगार्डिंग हमारी 2 तरीके की थ्योरीज हैं जो हमारे सिलेबस में आती है। अच्छा, इस वीडियो में इसका कुछ तो थ्योरी पार्ट है और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है। मैं दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी भी मैं आपको जितना बताऊंगी वही टॉपिक कर लेना, वही मोस्टली पूछता है। ठीक है, so basically there are 2 kind of theories. One is relevant dividend policy, second is irrelevant dividend policy. Relevant dividend policy मतलब ये वो theories है जो ये कहती है कि dividend decision दो या मत दो, उसका impact आपके प्राइस पे पड़ेगा। मतलब अगर आप दो, मतलब इट्स इंपॉर्टेंट कि आप दो दे रहे हो, गिवन और नॉट गिवन, ये आपका इंपॉर्टेंट डिसीजन है और वो आपके शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो ये कौन कौन सी थ्योरी है, मतलब डिविडेंड पॉलिसी इज रिलेवेंट फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यूएशन ऑफ फर्म। सो बेसिकली इसके अंडर आपका एक तो आता है वॉल्टर मॉडल, एक गॉर्डन मॉडल, जो आपको बताता है कि येस डिविडेंड पॉलिसी इज रिलेवेंट, और ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारा प्राइस विल इन्फ्लुएंस व्हेन यू विल गिव द डिविडेंड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड व्हेन यू नॉट गिव द डिविडेंड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। वेयर एज इनरिलेवेंट पॉलिसी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक एमएम मॉडल, एक रेजिडुअल थ्योरी। अच्छा, एमएम मॉडल हमने कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में की भी उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि हम एमएम मॉडल की मैं अलग आपको वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ हमारे पूरे सिलेबस में जहाँ पे 2 बार एमएम मॉडल यूज़ हुआ है, दोनों के दोनों को मैं सेपरेट डिस्कस करूंगी। तो इस थ्योरी में हम एमएम मॉडल डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी इन 3 थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है वॉल्टर मॉडल। सो वॉल्टर मॉडल की कुछ असम्पशन है, ये 3 असम्पशंस है। क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली, नो अदर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज अवेलेबल। मतलब कि जो अगर आज मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो सिर्फ मेरे ही रिटेन अर्निंग से ही फुलफिल होगा, मेरी कंपनी के पैसे से फुलफिल होगा। ये नहीं कि तुम कह दो अरे आज तुम डिविडेंड भी दे दो और बाहर से लोन भी ले लो, नहीं, सिर्फ मैं किससे करनी है, मुझे रिटेन अर्निंग के थ्रू ही इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आर दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स को हम क्या लेंगे, कांस्टेंट, एंड इनफाइनाइट लाइफ ऑफ फर्म लेंगे। सो आर इज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। तो बुक में ये दोनों टर्म्स यूज किए होंगे आपके क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज मत होना। एंड के इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो इसका फॉर्मूला है, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस का यहाँ पे फॉर्मूला है डी डिवाइडेड बाई के ई प्लस आर एंड के ई का रेशियो कैलकुलेट करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे ई माइनस डी एंड द होल डिवाइडेड बाय के ई। ठीक है, सो डिसीजन रूल क्या है इसमें, अगर तो आर दैट इज
रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपको 0% पे आउट रेशो करना चाहिए, मतलब आपको डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, कि इस सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन करोगे आप प्राइस का। अगर आपका आर इज लेस देन के ई, तो आपको 100% पे आउट रेशो रखना चाहिए फॉर मैक्सिमाइजिंग योर प्राइस। एंड अगर दोनों इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके डिविडेंड डिसीजन पे। तो ये आपका डिसीजन क्राइटेरिया होगा। यहाँ पे ई इज, इस फॉर्मूले में ई इज अर्निंग पर शेयर, डी इज डिविडेंड पर शेयर, पी इज प्राइस ऑफ शेयर, एंड आर एंड के ई का तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था, दैट इज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल में बाकी 3 अजम्पशंस तो जो वॉल्टर की है वो सेम रहेंगी, इसमें 2 अजम्पशंस और ऐड होती हैं, दैट इज आपका ग्रोथ रेट इज प्रोडक्ट ऑफ रिटेंशन रेशो, जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, एंड इट्स अ रेट ऑफ रिटर्न दैट इज आर। तो ग्रोथ हम कैसे निकालेंगे, बी इंटू आर, और बी क्या है हमारा, रिटेंशन रेशो। और फिफ्थ आपका अजम्पशन कह रहा है दैट योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन योर ग्रोथ रेट। एंड इसमें आपका जो डिविडेंड है इसमें ये बेसिकली क्या है, ये मॉडल बोलता है दैट ये बर्ड इन हैंड अप्रोच को लेके चलता है, जिसमें ये बोलते हैं बेसिकली कि डिविडेंड जो है मोर प्रोडक्टेबल है, कि मतलब अगर तुमको कोई कह रहा है आज 100 रुपया देगा, आज मत 100 रुपया लो, 1 साल बाद क्या पता तुम्हारा 10% प्राइस बढ़ जाए या क्या पता तुम्हारा 15% बढ़ जाए, वो अनप्रिडिक्टेबल है ना, उसका हम कह नहीं सकते। लेकिन डिविडेंड इज मोर प्रिडिक्टेबल, तो इन्वेस्टर जो है हमेशा आज के डिविडेंड को फॉलो करता है, ये मॉडल ऐसा डिस्कस करता है। ठीक है, ये इसके अंडर प्राइस निकालने का फॉर्मूला है दैट ई को डिवाइड करेंगे 1 माइनस योर रिटेंशन रेशो, उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आपका रिटेंशन रेशो डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर। ठीक है, ओके, डिसीजन क्राइटेरिया सेम रहेगा जो आपके वॉल्टर मॉडल में था। क्या वॉल्टर मॉडल में डिसीजन किया, अगर आर इज ग्रेटर देन के ई तो पे आउट रेशो 0, आर इज लेस देन के ई तो पे आउट रेशो 100%, अगर दोनों इक्वल हैं तो इनडिफरेंट हो जाएगा, आपकी डिविडेंड पॉलिसी क्या हो जाएगी, इनरिलेवेंट हो जाएगी। ओके इसमें आपकी नेक्स्ट थ्योरी आती है रेजिडुअल थ्योरी। अब रेजिडुअल थ्योरी क्या है, रेजिडुअल थ्योरी बेसिकली बोलती है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो आपके इन्फ्लुएंस करती है कंपनी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनल जनरेटेड फंड से। ठीक है, ये 2 डिसीजंस हैं जिससे आपकी डिविडेंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस करेगी। अगर कंपनी के पास कोई अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, अगर उसके पास और भी अवेलेबल इंटरनल फंड ही नहीं है तो भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये थ्योरी आपकी बोलती है कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड पॉलिसी पैसिव इन नेचर है, मतलब आसपास का जितना भी इंपॉर्टेंट काम है वो हो जाएगा तब आपको डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, सो इसमें बेसिकली वो कहते हैं 3 स्टेप्स लिए जाते हैं डिविडेंड में। फर्स्ट, लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर नीडेड पहले हम देखेंगे कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें चाहिए। सेकंड, अमाउंट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग नीड टू सपोर्ट, कि कितना हमको इक्विटी फाइनेंस चाहिए, कितना हमको प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि रिटेन अर्निंग वुड बी यूज टू मीट इक्विटी पोर्शन फर्स्ट, एंड देन आपको मतलब बेसिकली जितना भी पैसा है पहले देखा जाएगा कि क्या उसको यूज़ करने के लिए हमको इक्विटी फाइनेंसिंग या कोई और अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ना कि हम उसको डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हमारी प्रायोरिटी होंगे। ठीक है, तो ये 3 थ्योरीज थी। MM मॉडल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, सो अब ये 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरी पर्सपेक्टिव से ये 2 टॉपिक हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। क्या है, फर्स्ट, फैक्टर डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमाइंस द डिविडेंड पॉलिसी? फर्स्ट इज लिक्विडिटी, मतलब आपके बिजनेस, अगर आपका बिजनेस इस पर्सपेक्टिव का है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा चाहिए है, आपको मेंटेन करनी पड़ती है, तो आप इग्नोर करो डिविडेंड देना, क्योंकि डिविडेंड का मतलब है आप अपने हाथ से आया हुआ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, ग्रोथ प्लान, इफ़ यू हैव गुड ग्रोथ प्लान इन फ्यूचर तो डिविडेंड मत दो, आप उसमें इन्वेस्ट करो ग्रोथ प्लान में, तो अपने आप आपका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। थर्ड है कंट्रोल, मतलब कि अगर तो आप चाहते हो कि आपका बिजनेस पे कंट्रोल रहे तो आप डिविडेंड डिविडेंड मत दो और रिटेन अर्निंग यूज़ करो फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, क्योंकि अगर तुम रिटेन अर्निंग यूज़ नहीं करोगे और आप बाहर से और इक्विटी होल्डर्स के थ्रू पैसा लाओगे अपने नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए, तो आपके हाथ से क्या है, कंट्रोल छूट जाएगा।
तो इसलिए अगर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो तो इन्हीं शेयर होल्डर्स को मेंटेन करके रखो और अपना रिटेन अर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में पहले यूज़ करो, मतलब रेजिडुअल थ्योरी को अपनाओ, ठीक है, फॉर द डिविडेंड पॉलिसी। अब इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन है, वॉल्टर मॉडल के और गॉर्डन मॉडल के। उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा नहीं, उससे पहले टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। सो देर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। फर्स्ट टाइप इज कांस्टेंट डीपी रेशो। कांस्टेंट डीपी रेशो में डीपी रेशो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशो टू द डिविडेंड डिवाइडेड बाय आपका प्रॉफिट। मतलब आप इसमें परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फिक्स कर दे रहे हो। इसमें क्या होता है, जितना जैसे जैसे आपका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डिविडेंड पर शेयर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने रेशो फिक्स कर दिया आपका डीपीएस का टू द ईपीएस, ठीक है। दूसरा है आपका स्टेडी डिविडेंड पॉलिसी। स्टेडी डिविडेंड पॉलिसी में बेसिकली क्या करते हो आप, डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट कर देते हो फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। उसका डायग्राम कुछ ऐसा है कि आपने फॉर अ सर्टेन पीरियड डिविडेंड फिक्स कर दिया, फिर थोड़े साल बाद फिर इंक्रीज कर दिया, फिर थोड़े साल बाद फिर इंक्रीज कर दिया। उसमें आपका अर्निंग पर शेयर कुछ भी हो पर आपका डिविडेंड पॉलिसी कुछ ये डायग्राम होगा, ठीक है। थर्ड है आपका स्टेडी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा। तो कि हम बोलते हैं कि हम आपको 7 रुपया तो देंगे ही देंगे, लेकिन अगर हमारी फर्म ने 25 से ज़्यादा किया तो हम आपका 2 रुपया और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने फिक्स तो किया पर कुछ कॉम्पोनेंट एक्स्ट्रा का भी दिया, ओके। अब हम न्यूमेरिक देखते हैं अपने वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल का। अब ये देखो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका फॉर्मूला था वॉल्टर मॉडल का, डी डिवाइडेड बाय के ई, आर और के ई का रेशियो ई माइनस डी एंड द होल डिवाइडेड बाय योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में आर गिवन है, आर में अगेन आपको बता रही हूँ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कह के गिवन होगा, तो कंफ्यूज मत होना कि के ई है आर है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, आपको ईपीएस अर्निंग पर शेयर 8 दे रखा है, डीपी रेशो बोला है, बताओ प्राइस क्या होगा अगर डीपी रेशो 25% है, 50% है, 75% है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, जब वो 25% है तो 25% ऑफ 8 कितना हो गया 2, 8 का 25% निकालोगे तो हो जाएगा आपका 2, तो डिविडेंड आ गया 2 डिवाइडेड बाय के ई, इन दोनों का रेशो 8 माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय के ई। तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आपका प्राइस आ जाएगा 110। सिमिलरली जब पे आउट रेशो आपका 50% तो डिविडेंड 4 रुपये आ गया, और जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 100 आ गया, एंड जब डिविडेंड 75% है तो आपका प्राइस आ जाएगा 90। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपका जो डिसीजन क्राइटेरिया था वो क्या था कि इसमें क्या है, आपका आर इज ग्रेटर देन के ई, ठीक है। आर बड़ा है 15% है, के ई आपका 10% है। तो आपका डिसीजन रूल क्या कहता था, अगर आपका आर ग्रेटर है और के ई बड़ा है तो आपको पे आउट रेशो क्या रखना चाहिए, 0 रखना चाहिए फॉर द बेस्ट प्राइस। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप डिविडेंड पे आउट रेशो इंक्रीज करते जा रहे हो, यहाँ से 25% से 50 किया, 50 से 75 किया, आपका प्राइस जो है 110 से 100 हो गया, 100 से 90 हो गया, ठीक है। कि वो वैसे वैसे कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम डीपी इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम अपने डिसीजन क्राइटेरिया के रूल से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। एक ये चीज़ मुझे आपको क्वेश्चन के थ्रू समझानी थी। दूसरा एग्जाम्पल है आपका गॉर्डन मॉडल का, ये ठीक है। गॉर्डन मॉडल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये रहा, के ई आपको 11% गिवन है, रेट ऑफ, अगर बोल रहे हैं रेट एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर तो भी हम मान लेंगे कि वो के ई दिया हुआ है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर दिया हुआ है, डीपीएस आपको 15%, डीपी रेशियो आपको प्राइस बताना है, यहाँ पे लिखा हुआ प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल। जब आपका डीपी रेशियो 10% है, जब आपका डीपी रेशियो 13% है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जब 10% है, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, ई आपको दिया हुआ है 15, 1 माइनस बी मेरा क्या था, रिटेंशन रेशो। तो अगर डिविडेंड पर रेशियो, डिविडेंड हम 10% है तो रिटेंशन कितनी हो जाएगी, 90%। रिटेंशन का मतलब क्या है, वो पैसा जो हमने एज अ डिविडेंड ना देके रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया कि हम तो फ्यूचर वाले इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में इन्वेस्ट करेंगे, हम तुमको एज अ डिविडेंड नहीं दे रहे, ठीक है। तो रिटेंशन रेशो 1 माइनस 0.9 आ गया, 0.11 माइनस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट मतलब आर इंटू में और रिटेंशन रेशो, जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपका प्राइस आ जाएगा 750। दूसरा जब 30% है
तो अगेन ई यहाँ पे रिटेंशन रेशो 0.5 आ जाएगा, क्योंकि डीपी रेशो अगर 70 है तो आपका रिटेंशन रेशो क्या उतना जाएगा 7, डीपी रेशो आपका 30 है तो रिटेंशन रेशो आ जाएगा आपका 70%। तो 0.7 डिवाइडेड 0.11 माइनस 0.12 इंटू में 0.9, 4.5 डिवाइडेड बाय 0.026 पूरा सॉल्व करके इस इक्वेशन को, तो आपका प्राइस क्या है 73.08 आ जाएगा। तो अगेन तुम देख सकते हो, अगर हम डिसीजन रूल से इसको कंपेयर करें, यहाँ पे हमारा जो आर है इज ग्रेटर देन के ई, राइट। तो डिसीजन रूल क्या होना चाहिए कि आपका डीपी रेशो क्या होना चाहिए, 0 जाना चाहिए, आपका पे आउट रेशो आपका 0% होना चाहिए। इसीलिए जैसे हमने डीपी रेशो 10 से 30% किया, हमारा प्राइस 750 से घट के 173.80 आ गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय।